हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 सॉल्व करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 110 पे दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि टीचर प्रैक्टिकल सम कीजिए। मैं आपको फिर से बोलूँगी कि आप ईच एंड एवरी जितने भी आपको इलस्ट्रेशंस दिए हुए छोटे बड़े इंक्लूडिंग आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सब आपको सॉल्व करना है, और उसके अपार्ट आपको और भी एक्स्ट्रा सम्स मैं आपको दूंगी, वो भी आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स की इच्छा है, आप चाहते हैं बोर्ड में आपका पेपर अच्छा जाए, तो आपको हर एक सॉल्व करना है। इसीलिए मैं इन सम्स को जो इलस्ट्रेशन है इनको स्किप नहीं कर रही हूँ, ताकि आपको भी हैबिट हो जाए कि ये सारे सम आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाए। हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है बोर्ड एग्जाम के लिए, हम ऐसे पोर्शन भगाने से कोई मतलब नहीं है, राइट। तो हम ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन, और मैं आपसे भी कहूंगी कि आप ऐसे मत सोचो अरे इसका तो सॉल्यूशन दिया है तो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आप भी नोटबुक में सम को सॉल्व कीजिए। ये नोटबुक के थ्रू मेरा बताने का जो रीजन है वो यही है कि मैं चाहती हूँ कि आप सॉल्व कीजिए नोटबुक में। आप सम, अगर मैं चाहती तो मैं भी इलस्ट्रेशन सम को ऐसे ही वर्बली आपको दिखा देती स्क्रीन पे कि ये देखो ये सॉल्यूशन है, ऐसे करना है ऐसे करना है। आई डोंट वांट दैट। मुझे चाहिए कि आप सब सॉल्व करें, ठीक है। तो अभी ज्यादा बात न करते हुए हम ये इलस्ट्रेशन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 19, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव के सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल की यहाँ पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और वहाँ वो डेट की बैलेंस शीट मतलब 2020 की बैलेंस शीट भी हमको बनानी है। तो यहाँ पे रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है, मतलब हमको ये जब हमें ना पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीखे थे तो वहां पे ट्रायल बैलेंस दी होती थी। ट्रायल बैलेंस के साथ हमें एडजस्टमेंट होते थे और फिर हम सॉल्यूशन करते थे, राइट, सम को सॉल्व करते थे। यहाँ पे एनपीओ में मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमें रिसेप्शन पेमेंट्स अकाउंट दिया रहता है एंड उसके साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है। उसी की हेल्प से हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते, राइट। तो अभी यहाँ पे रिसिप्ट साइड से हम रीड करेंगे। अगर हमको है ना ओपनिंग बैलेंस बनानी होती है तो ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन वाला अमाउंट होता है वो हमें लेना होता है। अगर नहीं बनानी होती है तो इसकी हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। देन यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है 1,03,000, इसको है ना 1,03,000 करना है। यहाँ पे एरर है, यहाँ पे ये 1,03,000 अमाउंट होना चाहिए, ना कि 1,03,000। आप अगर 1,03,000 के साथ इसकी टोटलिंग करोगे तो आपको 2,82,500 आएगा। ऐसे ये नया पोर्शन है, नए बुक है, पीडीएफ बुक है, तो इसमें है ना एरर आ जाता है, राइट। बाद में करेक्शन होके आ ही जाएगा। तो यहाँ पे ये 1,03,000 सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होना चाहिए, ना कि 1,03,000। पहली बात ये। फिर ये सब्सक्रिप्शन हम कहाँ पे लिखते हैं? इनकम के अंडर में लिखते हैं। द नेक्स्ट इज व्हाट? एंट्रेंस फीस रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू एंट्रेंस फीस है तो ये इनकम के अंडर में जाएगी। देन लाइफ मेंबरशिप फीस रेवेन्यू, ये भी रेवेन्यू वाला इनकम है तो ये भी इनकम के अंडर में जाएगा। देन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी इनकम के अंडर में जाएगा। देन नेक्स्ट हमको दिया डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड। यहाँ पे डोनेशन को स्पेसिफाई कर दिया गया है, पर्टिकुलर इसके लिए ये फंड दिया गया है, काम के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए दिया गया है, वो है बिल्डिंग फंड के लिए जो डोनेशन दिया हुआ है। तो आपको पता है कि बिल्डिंग फंड हम लायबिलिटीज के अंडर में लिखते हैं। बिल्डिंग फंड जहां पे वर्ड आता है वो लायबिलिटीज के अंडर में जाता है। तो आपको ये लायबिलिटीज के अंडर में बिल्डिंग फंड में ये ऐड करना है डोनेशंस, क्योंकि ये स्पेसिफाइड डोनेशन हो गया तो ये आपको इसकी एंट्री इनकम में दिखानी ही नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम आते हैं पेमेंट्स के यहाँ पे। तो पेमेंट्स पे यहाँ फर्नीचर बताया 27,000 का, तो ये परचेस हुआ है फर्नीचर। देन मेडिसिन बताया 7,000 का, तो ये एक्सपेंडिचर है। ये फर्नीचर को एसेट में दिखाएंगे, मेडिसिन को एक्सपेंडिचर्स के अंडर में दिखाएंगे। देन
ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स, ये जो मिनिमल चार्जेस मतलब एज अ टोकन ऑफ लव मिनिमल अमाउंट को जो दिया जाता है, तो यहाँ पे डॉक्टर्स को 80,000 रुपीज दिया है ऑनोरेरियम का, तो ये एक्सपेंडिचर हुआ। देन सैलरी टू स्टाफ इज एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंसेस इज एक्सपेंडिचर। देन यहाँ पे आपको दिया है कि ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को 1-2 दिन के लिए नहीं होते हैं, राइट। ये 60,000 का ये जो इंस्ट्रूमेंट्स वर्ड आया है, तो इट्स लाइक इट्स एसेट्स फॉर द हॉस्पिटल के लिए एसेट, ये लॉन्ग टर्म का है, तो ये एसेट के अंडर में जाएगा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देन आपको नेक्स्ट दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट, तो ये जो फिक्स डिपॉजिट है वो भी एसेट के अंडर में जाएगी। और यहाँ पे डेट दी है कि 31 मार्च, मतलब जस्ट लास्ट डे को ये है ना फिक्स डिपॉजिट निकाला गया है। इसने हॉस्पिटल ने फिक्स डिपॉजिट किया है बैंक के साथ, तो वो 80,000 का ये एसेट के अंडर में जाएगा। एंड इसके बाद में ये जो आपको बैलेंस कैरी डाउन का दिया हुआ है 5,500 का, ये आपका कैश इन हैंड है, तो ये आपको एसेट्स के अंडर में शो करना है। तो इस तरीके से हमारा रिसिप्शन पेमेंट्स हमने रीड कर लिया। अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। माय डियर स्टूडेंट्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये जो 1 अप्रैल 2019 ये ओपनिंग बैलेंस है एंड 31 मार्च 2020 ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, ठीक है। तो मतलब ये जो सारे क्लोजिंग बैलेंसेस है ये रिलेटेड टू द करंट ईयर की बैलेंस शीट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोला है, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये जो 9,000 है ये आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो ये कभी का है, ये लास्ट ईयर का है। कब का है? लास्ट ईयर। तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमारे ये जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 1,03,000, ओके, ये 300 हमको बनाना है। 1,03,000 में से 9,000 हमको माइनस करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग वर्ड हुआ है, ये जो डेट की वजह से हम डिसाइड कर पा रहे हैं 31 मार्च 2020 को 10,000 है ना, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, वो कब के लिए है? करंट ईयर का है, तो ये ऐड करेंगे हम 1,03,000 में। इसका मैं पूरा फॉर्मेट आपको दिखाऊंगी। फिर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस की लाइन दी है, सेकेंड लाइन में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो फिर यहाँ पे 8,000 जो रुपीज है वो मतलब है ना लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, अपीयर हो रहा है, और वो एडवांस में रिसीव हुआ था। इसका मतलब वो करंट ईयर जो 31 मार्च 2020 का है ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब सॉरी प्री रिसीव्ड हुआ है लास्ट ईयर। तो ये हमको क्या करना है, 8,000 ये जो प्री रिसीव्ड है इसको हम ऐड करेंगे 1,03,000 में। ये हमको 1,03,000 में ऐड करना है। इसका फॉर्मेट हम रेडी करेंगे, 1,03,000 में ये हमें ऐड करना है। और ये जो सेकेंड अमाउंट दिया है प्री रिसीव्ड इन एडवांस वाला, ये मतलब है ना ये नेक्स्ट ईयर के लिए है। ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ये इस साल में 2020 में रिसीव हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो इसको हमको लायबिलिटीज के अंडर में शो करना है, क्योंकि फ्यूचर में हमको वापस ये अमाउंट नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब ये लायबिलिटीज है, तो ये 6,000 को हम लायबिलिटीज के अंडर में शो करेंगे। इसका मतलब यहाँ ये जो 1,03,000 का हम फॉर्मेट बनाएंगे वहां से ये 6,000 हमको माइनस करना है, ओके, क्योंकि हम करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर रिलेटेड ही लेते हैं अमाउंट, भले वो करंट ईयर रिलेटेड प्री रिसीव हुआ हो हमको पिछले साल में, या वो आउटस्टैंडिंग हो, वही अमाउंट और करंट वही अमाउंट हम लेते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग में। तो यहाँ पे बिल्डिंग का आपको अमाउंट दिया 13 लाख की बिल्डिंग, और 13 लाख ही यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, और क्लोजिंग में भी, ओपनिंग में भी 13 लाख दिख रहा है एंड क्लोजिंग में भी 13 लाख दिख रहा है। इसका मतलब इस पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको बिल्डिंग बैलेंस शीट में लिख लेना है एसेट साइड में 13 लाख। देन आपको दिया इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का भी आपको देखिए 2 लाख एंड 2 लाख, तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, तो आपको ये वाला एसेट्स का जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो भी एसेट्स के अंडर में लिख लेना है, बैलेंस शीट के अंडर में 2 लाख। देन आपको यहाँ पे दिया कैपिटल फंड, तो ये जो कैपिटल फंड 10,13,000 दिया है ये आप लायबिलिटीज के अंडर में लिखोगे। 31 मार्च 2020 की आप जो बैलेंस शीट बनाओगे उसमें भी लायबिलिटीज के अंडर में कैपिटल फंड लिखोगे। और इस कैपिटल फंड में ये जो डोनेशंस इस कैपिटल फंड में यहाँ पे जब भी आपको सरप्लस या क्या बोलते हैं डेफिसिट जो भी होगा उसका एडजस्टमेंट हमको दिखाना है। देन नेक्स्ट आपको दिया बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड में 5 लाख दिखा रहा है, तो ये बिल्डिंग फंड में हमने ना यहाँ पे ऊपर रिसिप्ट्स में रीड किया है कि ये जो डोनेशंस है, ये देखिए यहाँ पे ये डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड 1,50,000, तो ये 1,50,000 हमें इस 5 लाख में भी ऐड करना है। ये स्पेसिफाइड डोनेशन हो गया है बिल्डिंग फंड के लिए। तो इस तरीके से हमको एडजस्टमेंट करने हैं और सारा इसको सॉल्व करना है, और हमें जो पूछा गया है यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड हमें ये बैलेंस शीट सी 2020 की, मार्च 2020 की
पूरी प्रिपेयर करनी है। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो 1 बाय 1 हम सारे इनकम्स, ये जो रिसिप्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे और इसको इनकम के अंडर में लिखा जाता है। रिसिप्ट्स के जितने बैलेंसेस होते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट साइड से। तो सबसे पहले यहाँ पे रिसिप्ट साइड में हमको जो सब्सक्रिप्शन दिया है उसको हमें लिखना है, तो हम उसको इनर कॉलम में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। ये एडजस्टमेंट हम चाहें तो है ना इसको वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं, मैं यहीं पे लेकिन आपको दिखा दे रही हूँ कि आप कैसे इसको बाय सब्सक्रिप्शन। और इनर कॉलम में आप 1,300,000 आपको लिखना है। कितना लिखना है? 300। याद रखना कि ये 3000 नहीं है, यहाँ पे करेक्शन है, आपका 1,300,000 आना चाहिए। ठीक है, फिर उसमें आप ऐड करोगे यहाँ पे ये वाला, अभी आगे अमाउंट आएगा तब करते हैं, हम लाइंस लीव कर देते हैं। एंट्रेंस फीस है ना जो हमें, वो रेवेन्यू एंट्रेंस फीस बोला है, तो वो भी हमारा क्या है, अब यहाँ पे काफ़ी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे ऐड वाले आने वाले हैं, तो हम इधर पहले इसी को कंप्लीट कर देते हैं। या तो फिर वर्किंग नोट करना पड़ता है या फिर यहाँ पे पहले सारा इसका एडजस्टमेंट दिखाओ, तो हम इसी का पहले एडजस्टमेंट पूरा दिखा देते हैं। ऐड इसमें होगा, यहाँ पे ऐड होगा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ये फॉर्मेट है इसका, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ठीक है, करंट ईयर 10,000 आउटस्टैंडिंग है, तो हम 10,000 ये लिख देते हैं। ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इसका एडजस्टमेंट सारा कवर अप कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे हमको दिया लेस सब्सक्रिप्शन जो है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो हमको वो पहले इसका टोटल कर लेते हैं। 1,10,300 हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, माइनस क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये प्रीवियस ईयर का है, तो PY प्रीवियस ईयर। ओके, प्रीवियस ईयर का कितना है, 9,000 माइनस करना है, तो 9,000, और यहाँ पे आप माइनस करोगे तो आपको 1,01,300 आएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमें लास्ट ईयर एडवांस में जो रिसीव हुआ है वो कैसे पता चलता है, वो जो नीचे ना एडवांस का दिया है, देखिए कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1 अप्रैल, तो वो है ना आपका करंट ईयर का एडवांस है। तो ऐड सब्सक्रिप्शन, आप क्या लिखेंगे, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड RECD लिख सकते हैं, इन एडवांस। ये एडवांस में रिसीव हो गया था, कब रिसीव हुआ, तो PY प्रीवियस ईयर में रिसीव हो गया था, ये हमको प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो कितना है वो 8,000 है, तो आप लिख लेंगे 8,000 इस तरीके से। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे तो 1,09,300 आया। अब आपका एक और एडजस्टमेंट, ये जो 6,000 दिख रहा है, क्यों हम ये करें, क्योंकि ये जो अमाउंट है ना इसमें सब इंक्लूडेड है। इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का भी इंक्लूडेड है, इसमें है ना एडवांस में जो है ना हमने रिसीव कर लिया है नेक्स्ट ईयर वाला, ओके, नेक्स्ट ईयर वाला नया वाला, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, ये सब माइनस करना पड़ता है। फिर वो एडवांस जो रिसीव हुआ करंट ईयर में, जो एडवांस रिसीव होगा वो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर के लिए रहेगा, तो इसीलिए हम ये फॉर्मेट, ये इसका यही फॉर्मेट होता है। यहाँ से फिर आप क्या करोगे, माइनस। ठीक है, तो माइनस, तो प्लस क्या होता है, प्लस होता है आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर एंड रिसीव्ड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर, जो रिलेटेड टू करंट ईयर होता है वो प्लस करते हैं हम, और माइनस क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड आपका एडवांस जो रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपका माइनस होता है, जो करंट ईयर में आप रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर, ड्यूरिंग करंट ईयर। तो ये करंट ईयर में जो रिसीव हुआ एडवांस, इसका मतलब वो नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6,000 आपको क्या करना है, ये माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। अब आप इसको आउटर कॉलम में अमाउंट दिखा सकते हो, तो आपका आउटर कॉलम में कितना आएगा, 300, और ये 9 माइनस 6 किया तो 3, 0 और 1, तो 1,03,300। इस तरीके से आपका ये अमाउंट आप है ना इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंडर में भी ऐसे ऑर्डर में एक सिस्टमेटिक वे में दिखा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट अभी हम रीड करते हैं, रिसिप्ट्स के अंडर में जाते हैं, तो वहाँ पे हमको एंट्रेंस फीस बोला है, तो एंट्रेंस फीस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू इनकम बोला गया, तो बाय एंट्रेंस फीस
कोई कैपिटलाइजेशन वगैरह नहीं है उस पर, ठीक है, तो वो इनकम के अंडर में आएगा 1700। इस तरीके से हम 1700 लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमको बोला है कि आपका जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो लाइफ मेंबरशिप फीस भी रेवेन्यू वाला है। तो आप क्या करोगे, बाय, वो भी आप इनकम के अंडर में बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, ओके। उसका जो अमाउंट दिया है 18,000, वो आप यहाँ पे 18,000 एक सिस्टमेटिक ऑर्डर से लिख लोगे ताकि आपको एडिशन करने में इजी हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमको दिया है ओल्ड न्यूज़पेपर का सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो बाय, ये भी इनकम हुई, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करने पे 500 रुपया मिला है, वो भी रेवेन्यू इनकम हुई, ठीक है। इस तरीके से 500 रुपीज़ कर लिया। अब आपको दिया है डोनेशंस फॉर बिल्डिंग फंड। तो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट के अंडर लायबिलिटीज़ में, तो लायबिलिटीज़ में सबसे पहले तो कैपिटल फंड के लिए जगह छोड़ दो, कैपिटल फंड, और 2-3 लाइन लीव कर दो कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। फिर बाद में आपको बिल्डिंग फंड लिखना है। बिल्डिंग फंड का जब अमाउंट आपको दिखाई देगा तब आप लिखोगे, उसमें ऐड आपको क्या करना है, डोनेशंस। तो इस तरीके से आप लिख लोगे डोनेशंस, ये स्पेसिफाई किया हुआ है डोनेशन के बिल्डिंग फंड के लिए। तो कितना है, 1,50,000, तो यहाँ पे 1,50,000 आप लिख के रख लोगे, ठीक है। इस तरीके से आ गया। उसके बाद में आप आओगे पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में सबसे पहले टॉप में फर्नीचर दिया हुआ था। फर्नीचर कहाँ पे आएगा, एसेट्स के अंडर में आएगा, तो हम लिख लेंगे फर्नीचर। और इस पर कोई भी डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, कुछ बात नहीं हुई है डेप्रिसिएशन वगैरह की, राइट। तो आप फर्नीचर का जो अमाउंट दिया है वो आप आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख लोगे। तो यहाँ पे 27,000 आप आउटर कॉलम में इस तरीके से। और फिर नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे मेडिसिन। तो मेडिसिन है वो क्या है, आपके एक्सपेंडिचर हुई, मेडिसिन क्या हुई, एक्सपेंडिचर हुई। तो आप वो खर्चा करना पड़ा ना, वो खरीदने के लिए दवाइयाँ, वो रेगुलर बेसिस वाली है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो मेडिसिन को, और इस पर कोई ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक वगैरह की बात नहीं है, इसीलिए आप इसको आउटर कॉलम में ये अमाउंट 7,000 मेडिसिन का दिखा दोगे। फिर उसके बाद में ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स, यहाँ पे एच साइलेंट है। जैसे आप आज कैसे रीड करते हो HOURS को, हावर्स कोई नहीं पढ़ता है ना, वैसे यहाँ पे ऑनोरेरियम इसको रीड किया जाता है। तो टू ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स। तो ये मिनिमल फीस है, मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, ये डॉक्टर्स को एक लाइक उसकी सर्विस के लिए, प्रोफेशनल को उनकी सर्विस देने के लिए अमाउंट दिया जाता है। तो ऑनोरेरियम हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दिया है सैलरी को सैलरीज टू स्टाफ। तो टू सैलरी टू स्टाफ 15,000 आप यहाँ इस तरीके से स्टाफ की सैलरी 15,000 रिकॉर्ड कर लोगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको जनरल एक्सपेंसेस दिया है। तो टू जनरल एक्सपेंसेस लिख लोगे, टू जनरल एक्सपेंसेस। उसका भी अमाउंट जो आपको दिया है 8,000, वो आप इस तरीके से यहाँ लिख लोगे। फिर नेक्स्ट हमको दिया है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसके लिए ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वो एक्सपेंडिचर के अंडर भी नहीं आएंगे, वो लॉन्ग टर्म वाले हैं, ठीक है, वो एसेट हुए हॉस्पिटल के लिए। तो आप क्या करोगे, उसको यहाँ पे इसमें एसेट्स के अंडर में आप लिखोगे, राइट। तो उसको आप लिख दोगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स करके, सर्जिकल, और आउटर कॉलम में इसका अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन वगैरह की तो बात है नहीं, 60,000। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला है, आपको दिया हुआ है फिक्स्ड FD, मतलब ये फिक्स्ड डिपॉजिट दिया हुआ है, तो वो FD दी हुई है, तो वो भी एसेट्स होता है। तो आप इसको फिक्स्ड डिपॉजिट को FD बोलते हैं ना हम लोग, फिक्स्ड डिपॉजिट। बैंक में हम अपने पैसा जमा कराते हैं लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल। तो फिक्स्ड डिपॉजिट 80,000। फिर आपका नेक्स्ट बैलेंस कैरी डाउन है, वो क्या होगा, कैश इन हैंड होगा, उसको हम लिखेंगे कैश इन हैंड।
तो इस तरीके से हमारी ये जो रिसेप्शन पेमेंट्स है उसको हमने कवर अप कर लिया। अब हम आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में से। हमने ये सब्सक्रिप्शन का तो पहले ही कर लिया, क्योंकि नहीं तो वो लाइंस कितने हैं उसकी आइडिया नहीं लगती है, ये ताकि ये हमने इसीलिए कंप्लीट कर दिया, क्योंकि लंबा प्रोसीजर था ना। आप चाहते थे इसको वर्किंग नोट करके अलग से भी सेपरेटली पहले करके, और फिर ये खाली नेट अमाउंट और वर्किंग नोट का नंबर डाल देते कि वर्किंग नोट इसमें आपने दिखाया है करके, फिर वो शो करना पड़ता है सिस्टमेटिकली। तो आप चाहिए तो आप इसमें भी शो कर सकते हो, इसे यहाँ पे शो करने में भी कोई हार्म नहीं है, क्योंकि आपने पूरा सिस्टमेटिकली बता दिया है। ठीक है, तो अभी आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो है, इसमें हमने आउटस्टैंडिंग वगैरह का हमको एडजस्टमेंट दिखाना बाकी है, वो हमें एसेट्स के अंडर में एंड लायबिलिटी के अंडर में भी शो करना है, राइट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हो गया 9000 का, ये तो क्लियर हो गया अमाउंट, इसको तो नहीं दिखाने की जरूरत है। लेकिन ये जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 10,000, वो ये दिखाना है हमको, एज वेल एज जो एडवांस वाला है 6,000, ये हमको लायबिलिटीज के अंडर में दिखाना है। तो ये दोनों अमाउंट हमको शो करने पड़ेंगे। एक तो ये 10,000 ये अभी भी बाकी है, करंट ईयर का मिला नहीं है ना, ये 10,000 की एंट्री हमको दिखानी है। और ये जो 6,000 एडवांस में मिल गया है नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो एडवांस में मिल गया, इसकी लायबिलिटीज में हमको दिखानी है। तो हम इसको लायबिलिटीज के अंडर इसको लिखेंगे एसेट के अंडर में, और इसको लिखेंगे लायबिलिटी। जो भी एडवांस रिसीव होता है उसको हम लायबिलिटीज के अंडर में लिखते हैं, और जो बकाया रहता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये करंट ईयर रिलेटेड है, फॉर करंट ईयर, तो इसीलिए इसको हम एसेट के अंडर में लिखते हैं, क्योंकि ये तो मिलना बाकी है, तो हमारा एसेट है। ठीक है, 10,000। और जो 6,000 का इफेक्ट है, ये जो 6,000 एडवांस में जो मिल गया है अगले साल के लिए, अगले साल में मिलने वाला था वो अभी मिल गया इस साल में, हमारे करंट ईयर में, ड्यूरिंग द करंट ईयर हमको रिसीव हो चुका है। तो इसको लायबिलिटीज के अंडर में इधर शो करेंगे, और इसको क्या लिखेंगे हम, रिसीव्ड इन एडवांस करके इसका हम इसका इफेक्ट दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। मैं जितने सम्स करा रही हूँ सब सम्स आप करोगे ना, और प्रैक्टिस सिस्टमेटिक लग करोगे, तो आपको टॉप करने में कोई नहीं रोक सकता अकाउंट्स में। तो ये हो गया 6,000। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट हम आएंगे बिल्डिंग पे। तो बिल्डिंग हमको दिया है अमाउंट 13 लाख, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी 13 लाख ही है। तो मतलब इसमें हमको क्यों ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों चेक करना होता है। अगर मान लो ओपनिंग आपको 13 लाख दिया है और क्लोजिंग में अगर आपको 12 लाख दिया होता तो फिर वो डिप्रिसिएशन वाली कहानी आ जाती है, इसीलिए आपको दोनों भी अमाउंट देखने हैं। तो यहाँ पे तो कोई डिप्रिसिएशन की कहानी नहीं आई, बिकॉज यहाँ पे 13 लाख ही है, ओपनिंग बैलेंस भी वही है और क्लोजिंग भी वही है। तो आप आउटर कॉलम में डायरेक्ट बिल्डिंग को 13 लाख दिखा दोगे। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट दिया है, तो इन्वेस्टमेंट को भी इसी तरीके से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी आपका जो 2 लाख का था वो 2 लाख ही एज इट इज, तो 2 लाख आप आउटर कॉलम में दिखा दोगे। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड को आप कैपिटल फंड के यहाँ पे इसके सामने इनर कॉलम में लिखोगे, तो 10,13,000 इस तरीके से आप लिख लोगे। और आपको जो भी डेफिसिट या सरप्लस जो भी आएगा तब हमको इस पे दिखाना है। फिर बिल्डिंग फंड का अमाउंट हमको दिया है 5 लाख, तो 5 लाख बिल्डिंग फंड का यहाँ पे लिख लेंगे। अब इनको क्या करेंगे, हमको सम अप कर लेना है। क्या है, सम अप कर लेना। अब इनके कोई ड्यूअल इफेक्ट नहीं आते हैं, ये है ना जस्ट हमको दिखाए हुए अमाउंट है, यहाँ पे कोई हमको मतलब सेम नेट अमाउंट ही है। तो ये हमने टोटल किए तो हमको 6,50,000 आता है। कितना आता है, 6,50,000 आएगा। इस तरीके से हमने लिख लिया 6,50,000। अब हम क्या करेंगे, और सारे एडजस्टमेंट तो हमने कर लिए, सब हमने ट्रांसफ़र करना था वो सब कर दिया। अब हम करेंगे टोटल की बारी आई हमारी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, टोटल करना है, तो हम टोटल करेंगे। अभी आप टोटल देखोगे तो आप टोटल के लिए मैं आपको ऑलवेज सजेस्ट करती हूँ कि आप है ना पहले पेंसिल से करो, ताकि आपकी कैंसलेशंस नहीं हो, ठीक है ना। तो आप जब इसको टोटल करोगे, ये साइड और ये साइड का अमाउंट आपको कम दिखाई दे रहा है, आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये जो 7,000 का और फिर ऑनरेरियम का और फिर आपका ये सब सारे ये कम दिखाई दे रहे हैं। आप जब टोटल देख रहे हो तो यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, तो पहले फिर इन्हीं के टोटल कर लो। तो यहाँ पे जब आप टोटल करते हो तो 7 + 5 कितना होता है, 12, 12 + 8 कितना होता है, 20, 20 का इधर 0 लिखा, कैरी ओवर 2 किया, 8 + 2 किया तो 10, 10 + 1 किया तो कितना होता है 11, तो 1,10,000 हुआ, ठीक है। अब ये साइड के टोटल आप देखोगे तो आपको कितना आएगा, 1,23,500 आएगा। देखिए आप करोगे टोटल यहाँ पे
0, ये 0, फिर 7 + 3 10 होता है, 10 + 5 कितना होता है 15 होता है, कैरी ओवर 1 करो, 1 + 3 किया तो 4, 4 + 1 5, 5 + 8 13 होता है, 13 का 3 कैरी ओवर 1, फिर ये 1 + 1 2 और ये 1 लाख का 1 एज इट इज, तो 1,23,500 होता है। मतलब 1,10,000 इज लेस देन 1,23,500। इसका मतलब आपका कौन सा बैलेंस हो रहा है, आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। आपका क्रेडिट बैलेंस होना मतलब आपका क्रेडिट साइड मोर है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो हम उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। और जब भी क्रेडिट बैलेंस होता है, आपके नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको गेन हुआ है, आपको सरप्लस हुआ है। यहाँ पे हम एनपीओ में सरप्लस वर्ड यूज करते हैं। तो ये 1,23,500 को मैं ये पेंसिल का रब कर देती हूँ और इसको हम पेन से लिख लेते हैं और दोनों साइड 1,23,000 सेम लाइन में 23,500 इस तरीके से, और इस साइड भी इक्वल, यही पैरेलल लाइन में यहाँ पे आउटर कॉलम वाली जगह पे मैं यहाँ पे भी 1,23,500 लिख लेती हूँ। ठीक है, अभी हमें ना छोटा सा ये कैलकुलेशन, ज्यादा लंबा नहीं है तो हम इसको रिवर्स माइनस कर सकते हैं। 0 - 0 कितना होता है 0 होता है, 0 - 0 0, तो आप अभी देखो 5 - 0 किया है तो 5 आ गया। ठीक है, फिर 3 - 0 किया तो 3 आ गया, फिर 2 - 1 किया तो 1 आ गया, 1 - 1 किया तो देखो 1 - 1 किया तो 0। आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आपको वैसे ही आ जाने वाला है। आप भले अब तक आपने इससे पहले नहीं किया होगा और इसको सर्कल कर लेना, हाईलाइट इसको हम बोल सकते हैं, ये हाईलाइट कर लिया हमने अमाउंट को कि हमको आगे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, ये हमें आगे फॉरवर्ड करना है। तो ये है ना आपका सरप्लस हो गया, क्रेडिट बैलेंस है मतलब सरप्लस हो गया। तो आप इधर लिखोगे 2, यहाँ पे लिखोगे 2 सरप्लस। और सरप्लस कब होता है, सरप्लस कब होता है, एक्सेस ऑफ इनकम होता है, ये इनकम ज्यादा होना होता है। एक्सेस ऑफ इनकम किसके ऊपर, ओवर एक्सपेंडिचर, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सरप्लस हो गया। और इसको अब आप 13,500 को आप क्या करोगे, कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। जैसे पार्टनरशिप फर्म में हम कैपिटल में कैसे प्रॉफिट को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ये सरप्लस है तो हम कैपिटल फंड में, एनपीओ में कैपिटल फंड होता है तो ऐड सरप्लस लिख देंगे इस तरीके से। और जो 13,500 दिया वो इसमें ऐड कर देंगे। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो फिर आपको कितना आएगा, 0 0, और ये 0 + 5 5 होता है, राइट। 3 + 3 6 होता है, 1 + 1 2 होता है, और फिर आपका 10,26,000, ये 10 एज इट इज लिखना है तो 10,26,500 हो गया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, दोनों साइड आपका ये जो बैलेंस शीट जब होती है बनती है आपकी, तो आपका लायबिलिटी साइड है ना, उसमें जितने भी अमाउंट है वो टोटल करने पे जो आपका आएगा वो ही सेम एसेट साइड में आना चाहिए। आप अगर एसेट की टोटल मार रहे हो पहले तो भी कोई इश्यू नहीं है, मतलब ये दोनों का अमाउंट जब आप सम अप करोगे, इनका समीशन करोगे, टोटल करोगे, तो आपको कितना इक्वल अमाउंट आना चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो आप दोनों साइड की टोटल कर लोगे तो यहाँ पे 0 0 में है ना, यूनिट से ही कभी भी एडिशन यूनिट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट्स पे टेंस हो गया, अभी 100 के यहाँ पे 5 है तो 5 एज इट इज लिख लिया। अभी 7 + 5 12, 12 का अभी इधर 2 लिखा हमने, कैरी ओवर 1 किया, 1 + 2 3। ठीक है, 3 + 6 9, 3 + 6 9 होता है, 9 + 8 कितना होएगा फिर 17, 17 17 + 1 18 18 18 18, तो 18 का आपको 8 लिखना है और कैरी ओवर क्या करना है, 1 करना है। ठीक है, तो आप जब कैरी ओवर 1 करोगे, कैरी ओवर 1, तो 1 + 2, ये 1 प्लस यहाँ पे है ये कैरी ओवर, हमने क्या किया 1 कैरी ओवर किया, 1 + 3 कितना होता है 4, 4 + 2 6, तो यहाँ पे आपने लिखा 6 और ये 1, तो 1 लाख, ये 16,82,500 आया। ठीक है, 16,82,500। अब ये साइड भी आपका सेम आना चाहिए, तो टोटल करके देखेंगे 0, आप पेंसिल से करना 0 पहले, फिर आपका ये 5 आपको एज इट इज लिखना है 500 का ना, यहाँ से लाइन जा रही है 5,
फिर हमारे 1000 पे तो 6 प्लस 6 12 का 2 कैरी ओवर 1 1 प्लस 2 3 3 3 प्लस 5 कितना होता है 8 3 प्लस 5 8 लिख लिया 0 प्लस 6 किया तो 6 और 1 एज इट इज तो 16,82,500। तो इस तरीके से आपके जो बैलेंस शीट है वो आप जब दोनों भी साइड टोटल करने पे सेम आया है, आपका टैली हो गया। इसको क्या बोला जाता है, हम इसका टेक्निकल जो अकाउंटेंसी का टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं उसको टैली वर्ड बोलते हैं। क्या टैली, तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई, मतलब आपने जितने भी एडजस्टमेंट वगैरह किए हैं, मतलब आपका आंसर सम आपका करेक्ट है, आपने बराबर से सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से आपको ये सम कंप्लीट कर लेना है। एंड आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। Thank you very much. God bless you all, dear students.